1989 पर चर्चा कर रहे हैं। 1989 प्रदीप जी जिसको एक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहते हैं और जिसकी तुलना उन्होंने 1949 में लिखे गए 1984 से की है। मानते हैं कि जिस तरह से अधिनायक बाग को उभरते हुए जॉर्ज ऑरवेल देख रहे थे, वैसे ही मैं भी अपने जो है वो रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये चीजें देखी हैं। एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन होता है जो तमाम चीजें पढ़ करके लिखी जाती हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। तो ये आखिर की देखी है, प्रकाश की जरूरत है क्योंकि अंधेरा गहरा है, इसलिए आइए हम सब लोग जो है दीप प्रज्वलित करें। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने भी श्री सतीश जैकब जी को पाकर के, क्योंकि सतीश जी उस परंपरा के हैं जो एक लंबी परंपरा बड़े पत्रकारों की है। और मैं जब भी जॉन रीड, लुई फिशर, मार्गरेट बर्कव्हाइट या बेन मिलर या किसी और ऐसे पत्रकार को पढ़ता जानता हूँ जिन्होंने दुनिया को, युद्ध को जाके कवर किया है, अपने देश को कवर किया है, तो ये गौरव बहुत कम पत्रकारों को मिलता है। सतीश जी उस गौरव के हकदार हैं, उनको वो गौरव प्राप्त है और उनका काम हम लोग देख करके बहुत इंस्पायर होते हैं। मेरी सीधे उनसे मुलाकात नहीं थी, जरूर प्रेस क्लब में उनको देखा था, लेकिन आज अपने बीच पा करके मैं भी बहुत जो है अपने आप को एलिवेटेड फील कर रहा हूँ। सतीश जी ने मार्क टली जी के साथ जो है अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल 1985 में इनके जो है को ऑथर किताब है इनकी, स्टेट्समैन से इन्होंने काम शुरू किया और इथियोपिया में 8 साल बीबीसी के लिए काम किया। 1978 में बीबीसी ज्वाइन किया। बायफ्रा वार, मिडिल ईस्ट वार, कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट, मिसेस गांधी का असैसिनेशन, भोपाल गैस त्रासदी, इराक वार, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट और तमाम ऐसे विषयों को इन्होंने कवर किया है। और बड़ी मशहूर किताब है सतीश जैकब फ्रॉम होटल पैलेस्टीन बगदाद। उस गैलेक्सी के पत्रकार हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी अपनी जगह है, अपना स्थान है। सतीश जी हमारी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुर्बान अली जी एक बेहद कमिटेड पत्रकार हैं और मेरा इनसे परिचय, मेरी इनसे मुलाकात 1982-83 में लखनऊ में हुई थी, जब ये संभवतः बीबीसी के लिए गए थे और बहुत मेरठ के दंगों को इन्होंने कवर किया। ऑब्जर्वर, रविवार, राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन न्यूज, इन तमाम जगहों पर ये रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया किताब इन्होंने लिखी है। मधुलिमे जी पर इनका विशेष काम है और एक क्रिटिकल अप्रोच से आजकल ये समाजवादी आंदोलन और भारत के आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे हैं। कुर्बान अली साहब की एक और तारीफ है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, और वो इसलिए कि ये कैप्टन अब्बास अली जी के बेटे हैं और उनका अपना एक अलग स्वतंत्रता आंदोलन में गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनको की फांसी की सजा हुई थी। आजाद हिंद फौज में वो थे और उसके बाद भारत आजाद हुआ तो उनकी फांसी की सजा समाप्त हुई। वो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सबके साथ ही थे। तो इस तरह से जो है बड़ी विरासत के दावेदार हैं कुर्बान अली साहब। प्रभात रंजन साहब सबसे युवा है लेकिन सबसे धारदार और सबसे ज्यादा रचनात्मक उपस्थिति साहित्य जगत में, पत्रकारिता में, तमाम जगहों पर इनकी है। और इनका जो उपन्यास है कोठागोई, जो कि तवाइफों के जीवन पर है और बहुत ही चर्चित है, बहुत ही अपने आप में पढ़ा गया है
अनुवाद बहुत अच्छा करते हैं, ब्लॉगर बहुत अच्छे हैं। जानकीपुर इनका ब्लॉग बहुत मशहूर है। सहारा समय का कथा सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, प्रेमचंद सम्मान प्राप्त हुआ है और एबीपी न्यूज का बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। शिवानी सिब्बल के उपन्यास सियासत का भी इन्होंने अनुवाद किया है। ये केंद्रीय पात्र हैं जिनका उपन्यास है, उनका भी मैं परिचय देना चाहूंगा। श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं। दिल्ली प्रेस के साथ साथ इन्होंने जनसत्ता, सन्मार्ग और तमाम जगहों पर काम किया है। सन्मार्ग में एसोसिएट एडिटर रहे हैं। बहस, मुबाहिसा और संपादन और खबरों को लेकर के और एक खुला वातावरण था जिसमें हम लोगों की ग्रोथ हुई है जनसत्ता के खुले माहौल में। अब शायद पत्रकारिता में वैसा माहौल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बहुत मिस भी करते हैं। हमारे वरिष्ठ मनोहर नायक जी बैठे हुए हैं जो इसकी तस्दीक करेंगे। प्रदीप जी ने, हमें सचमुच आश्चर्य हुआ जब प्रदीप जी ने उपन्यास लिखा, लेकिन इसके पहले इनकी 2 किताबें और आ चुकी थी पेंगुइन से। 1989 जैसा उपन्यास लिखा इन्होंने। ये एक रचनात्मकता इनके भीतर घुमड़ रही थी और 8 साल से घुमड़ रही थी। तो प्रदीप जी को मैं इस मंच से बधाई देता हूं। सब लोग इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो बहुत ही, एक बार शुरू करेंगे तो इसको आप खत्म नहीं कर पाएंगे। आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं। मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार। कितने सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर। हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। बाहर आओ सब साथ साथ मिलकर रो। आंसू टकराकर अंगारे बन जाते हैं। फट पड़ते हैं युग युग के ज्वालामुखी सुख। शायद धरती पर पड़ी दरारें बुझ जाए। ये भी शाही जी की किताब है। और समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री सतीश जैकब जी, श्री कुर्बान अली जी, श्री प्रभात रंजन जी, श्री अरुण त्रिपाठी जी, हमसे वरिष्ठ भी पत्रकार बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, मनोहर नायक जी बैठे हैं, हमारे साथ इंडियन टेलीविजन से बहुत वरिष्ठ थे जो सागर जी बैठे हुए हैं, अभय जी है, जीपी इंस्टीट्यूट के हैं, बहुत से लोग हैं। और ये मतलब निश्चित तौर पर मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है कि सतीश जैकब जी जैसे और कुर्बान अली जैसे लोग जो है इस किताब के विमोचन पे यहाँ पे हैं और उन्होंने इसे पढ़ी है। उस पे वो जो भी बोलेंगे वो मेरे लिए एक तरह से आशीर्वाद होगा और इस तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा तमगा होगा। मैं इसे किसी भी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार से बड़ी चीज मानता हूँ जो आज यहाँ पे ये लोग मौजूद है। 1989 पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड का एक महत्वपूर्ण साल रहा है। 1989 में 3 घटनाएं हुई, मेरे हिसाब से 3 मेजर घटनाएं हुई। एक तो अयोध्या का शिलान्यास हुआ था, विवादास्पद शिलान्यास हुआ था। उसके लिए पूरे साल भर शिला यात्राएं देश भर में निकली थी। दूसरी घटना ये हुई थी कि देश भर में दंगे हुए, देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में दंगे हुए, हजारों मारे गए, सैकड़ों करोड़ों बेघर हुए, अपना जगह छोड़ के यहाँ से वहां विस्थापित हो गए। और तीसरा हुआ था इलेक्शन, आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस की सत्ता को हटा के जो है वो वीपी सिंह सरकार बनाए थे। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं है, इनके तार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शिलान्यास के पीछे जो था वो एक चुनावी खेल था जिसमें पार्टियों ने भाग लिया, राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। जो कुछ हुआ वो जो उस समय थे लोग, उन लोगों ने देखा और ये महसूस किया होगा कि जो ये एक बहुत बड़ी, वो जो 89 से दंगे शुरू हुए 92 तक चले। बनारस में 89 से लेकर 92 तक 9 बार दंगे हुए, इसी तरह बहुत शहरों में। लेकिन जो सबसे भयानक और बड़ा दंगा, जिसे मैं 1947 के बाद का सबसे बड़ा दंगा मानता हूँ, वो भागलपुर का था। भागलपुर के दंगे की कई चीजें सामने नहीं आई। वो एक विभत्स मामला था, वो मैं बताऊंगा कि 4 लाइन पढ़ के कि मैं भागलपुर दंगे को मैंने कैसे देखा। ये तीनों घटनाओं को मैंने कवर किया, उसकी रिपोर्टिंग की, अयोध्या शिलान्यास, अयोध्या जाके, भागलपुर जाके और वीपी सिंह का इलेक्शन देखे। तो इनको मैंने सब लेके, मेरे दिमाग में 35 साल से खलबली थी
शिलान्यास को लेकर नहीं, शिलान्यास के बाद तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि राम मंदिर बन गया। भागलपुर दंगे को मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि भागलपुर दंगे का बहुत सी बात सामने नहीं आई, बहुत सी बातें दब गई या दबा दी गई। उसके रीजन भी थी क्योंकि उसी समय आम चुनाव था, नवंबर में अक्टूबर में दंगा स्टार्ट हुआ, नवंबर में चुनाव था, सारे लोग चुनाव में लग गए। अखबार की अपनी मजबूरी होती है, जो घटना सामने होती है उसी की रिपोर्टिंग करते हैं, फॉलो कम होता है, तो बहुत चीजें रह गई। बाद में खेतों से जब कंकाल निकलने लगे, कंकालों का जखीरा मिलने लगा, तब फिर दिसंबर जनवरी के बाद लोगों का जान गया। इस किताब का सीजन 1989 के आगे मैंने लगाया द टर्निंग पॉइंट। देखिए इतिहास में डेट बहुत कई डेट महत्वपूर्ण होते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 जून 1975 जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, डेट और साल में महत्वपूर्ण होते, लेकिन वो चीजें बहुत कम होती कि किसी वक्त से टर्निंग पॉइंट, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई भी दिन उसकी दिशा और दशा बदले। मेरे हिसाब से 1989 पोस्ट इंडिपेंडेंट काल में एक ऐसा ईयर था जहां से राजनीति, समाज सब में जो है उसकी दिशा बदली। उसके पहले धर्म का घालमेल था राजनीति में, उसके बाद में धर्म ही राजनीति बन गई, जो मैंने अपनी किताब में दिया। उसके पहले मुस्लिम एक वोट बैंक हुआ करता था, फिर हिंदू एक वोट बैंक बन गया। 89 के बाद कांग्रेस कभी नहीं सत्ता में आई। कई इस तरह राजनीति समाज में तो सबने देखा कि वर्टिकल डिवीजन हुआ। वो वर्टिकल डिवीजन केवल शहर के एलिट क्लास तक या वैसे नहीं सीमित था, वो गांव तक गया वर्टिकल डिवीजन, मीडिया में गया, ब्यूरोक्रेसी में गया, पुलिस में गया, और आज जो हाल है सब देख रहे हैं। 89 से लिखने के पीछे एक जो प्रेरणा का काम किया वो जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी, जिसका 1984 बड़ी फेमस किताब थी, सब लोग जानते हैं। 1949 में लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने, बहुत उनका 2 एनिमल फॉर्म 1984 49 में लिखी गई थी, और 49 में ऑरवेल ने ये बताया था कि 84 में जो अधिनायकवाद या जो व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था होगी, वो ऐसे होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, मीडिया ऐसी होगी, और आंदोलन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। उन्होंने कल्पना की थी 35 साल पहले। वो कल्पना क्यों की थी? इसलिए कि 49 में के करीब जो उन्होंने लिखा था, उसके पहले उन्होंने नाजीवाद लिखा था, स्टालिनवाद लिखा था, अधिनायकवाद लिखा था, तो उससे उन्होंने ये 89 में मैंने जो है वो लिखी, अब लिखी है, 6-7 साल से लिख रहा था मैं इसे, 6-7 साल काम किया। मेरा मानना है कि जो 89 में जो मैंने देखा, जो दंगे देखे, जो चुनावी खेल देखे, और जो और सब देखा, उसका जो आज देख रहे हैं अधिनायकवाद, या जो भी कह लिए उग्र हिंदुत्व जिसको लोग कह रहे हैं, आक्रामक हिंदुत्व, उसकी नींव 89 में पड़ी थी। जो आज हम जिस पर बहस कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद और ये सब, उसकी नींव जो है 89 में पड़ी थी। कैसे पड़ी थी ये मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैंने खाका खींचा है कि आप समझो। एक चीज और मैं साफ कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरह देखता हूँ कोई चीज। जॉर्ज ऑरवेल ने नाजीवाद, स्टालिनवाद को जिस तरह देखा, उससे उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन लोगों ने भी देखा हो। इसलिए मैं नहीं दावा करता हूँ कि मैं जो समझ रहा हूँ वही सही था, और बाकी जो हमारे साथ लोग देख रहे हैं वो गलत है, जो अगर दूसरे एंगल से देख रहे हैं। क्योंकि मेरे मानना है कि जो 89 मैंने देखा वो आज सामने दे, उसका असर आज सामने दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को 3 पार्ट में बांटा है मैंने। उसमें एक अयोध्या का पार्ट है, अयोध्या में शिलान्यास कैसे हुआ, उसके पीछे खेल क्या था, इवन सत्ता में बैठी पार्टी ने कैसे खेल किया उसके लिए, और उस खेल में कैसे फंसी, और जो पर्दे के पीछे पार्टी थी उसको इसका कैसे लाभ मिला, फिर इस चीज को लेके वो कैसे आगे बढ़ते गई, ये मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। दूसरा, मैंने भागलपुर दंगे की जो विभीषिका थी, भागलपुर दंगा कैसे भड़का, भागलपुर दंगे में कैसे क्या हुआ, उसके डिटेल्स भी गए हैं, ताकि 89 के बाद जो लड़के होश संभाले हैं, जो उस समय जो युवा वर्ग है, उससे वो जाने। और इसीलिए मैंने इसे उपन्यास के शब्द में दिया कि अगर मैं केवल जानकारी देता तो वो एक ऐसी किताब बन जाती, वो पुस्तकालय में चली जाती। उपन्यास आम आदमी पढ़ता है, हालांकि पढ़ने का तो बहुत कम पढ़ता है, लेकिन उसे साधारण ढंग से, एक इत्मीनान से, एक इसी ढंग से पढ़ के आप समझ सके कि भागलपुर में क्या हुआ था, 89 में क्या हुआ था, और आजादी के बाद का सबसे बड़ी घटना कहाँ पे हुई थी, जो कि जिसका 89 के बाद आया, चीजें बाहर आई, खंड खंड करके बाहर आई।
उसके बाद 92 में जब वो चंदेरी में एक बार 95 आदमी मार दिए गए थे, जिसका पूरा जिक्र किया मैंने, मलका बेगम एक मात्र गवाह बनी थी, उसका जब केस हाईकोर्ट में आया तो फिर लोगों ने जाना कि ऐसा ऐसा है। इस तरह खंड खंड इसमें मैंने देखा एक जर्नलिस्ट ने बहुत, जो हमारे बहुत सीनियर है, असगर अली इंजीनियर, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में, उनकी जो मैं रिसर्च कर रहा था उसमें मैंने पाया कि उन्होंने बहुत काम किया। भागलपुर दंगे का मेरे पर क्या असर पड़ा था, जो मैं डिजाइन में मैं लिखा था वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। रिपोर्टर जो लिखता है अपनी स्टोरी के बाद जो सबक भाषण देता है, उसका अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। उससे चीजें आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाए कि इस दंगे ने मेरे ऊपर कितना प्रभाव डाला था, और ये दंगा आज भी मैं क्यों इसको बहुत फिर समय देखा। जो इस किताब का नायक है या रिपोर्टर है, उसने एक बार फिर समय देखा, अभी भी उसके पास एक घंटा था, 2 मिनट तक कुर्सी पर बैठे ही बैठे कुछ सोचता रहा। फिर मुख्य स्टोरी के समापन में इन सब मामलों को विश्लेषण के बाद उसे भाषण जो देना था उसे उसने लिखना शुरू किया। भागलपुर में हिंदू मुसलमान दंगे के नाम पर अभी तक जो हो रहा है वो भारत के इतिहास का एक ऐसा शर्मनाक अध्याय है जिसके पन्नों को भविष्य में देश का कोई भी राजनेता, अफसर या दूसरे भारत भाग विधाता गलती से भी पलटकर पढ़ना नहीं चाहेगा। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें इंसानियत और मानव सभ्यता के सारे मापदंडों को धर्म और सत्ता के नाम पे देश के रहनुमाओं ने साठ गांठ के जरिए खत्म करने में कोई संकोच नहीं किया। ये रिपोर्टर अपना रिपोर्ट के बाद जो एनालिसिस होती है वो लिखता है। देश को ये विभाजन के समय जो भी हुआ, उसके बाद भागलपुर में हुए ये दंगे देश के अब तक के सांप्रदायिक हिंसा की सबसे बड़ी घटना है। विभाजन के समय से भी कहीं अधिक शर्मसार करने वाला हादसा है ये। विभाजन के समय जहां भी लोग मारे गए वहां कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। सबका परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चारों ओर आधा धापी बची थी। देश का बंटवारा हुआ था, कहीं कानून व्यवस्था नहीं थी। लोग धर्म के नाम पर बटी राष्ट्रीयता के चलते अपनी पुश्तैनी जगहों को छोड़कर जा रहे थे। इस दंगे में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग दंगाइयों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन भागलपुर का दंगा एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हुआ। कानून के सामने सभी को बराबरी का अधिकार देने वाली, संवैधानिक गारंटी देने वाली कानून व्यवस्था के तहत ये सुनियोजित तरीके से कराया गया एक ऐसा दंगा है जिसमें गांव के गांव, वहां रह रहे लोगों की आबादी साफ हो गई। इस दंगे में ज्यादातर एक समुदाय के लोग मारे गए। दंगाइयों के हमले से यहाँ लोगों का जो पलायन हुआ वो बंटवारे के दौरान हुए पलायन से कहीं नहीं बन है। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर में, अपनी गृहस्थी में वर्षों से बसे बसाए शांति से जीवन व्यापन कर रहे बेकसूर लोगों को यहाँ उसके ठिकानों से बेदखल किया गया। इस दंगे में हजारों मारे गए, सैकड़ों अपंग हुए, जो बच्चे अनाथ हुए, औरत बेवा हुए, परिवार बेघर हुए, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है और न सरकार इनके पूरे आंकड़े सामने लाने की कभी जरूरत समझेगी। 1 मिनट के लिए उसने रखना बंद किया, जो अभी तक लिखा था उसे पढ़ा, एक बार फिर से पेन चलाना शुरू किया। कुछ साल बाद लोग शायद शिलापूजन, शिलान्यास और इस जघन्य घटनाओं को भूल जाए, पर जिन पर बीती है वे अपने जीवन में इस घाव के दर्द को कैसे भूल पाएंगे। बहुतों ने धार्मिक उन्मान के माहौल में इंसानियत को भुला दिया, लेकिन सच ये भी है कि ये माहौल अपने आप नहीं बनाया गया था, इसे बनाया गया था। इसे खड़ा करने की काफी कोशिश हुई थी। बंद कमरे में बड़े लोगों की कई बैठकें हुई थी, वो सब मैंने दिया इसमें। तो उपन्यास में आप पाएंगे कौन सी बैठकें होती, कैसे हुई थी, कैसे घोषणा पत्र आया, कुंभ के मेले में कैसे प्रस्ताव पढ़ा गया था धर्म सम्मेलन में, जिसमें कि प्रयाग नाम बदलने से लेके बहुत चीजें हैं, 9 प्रस्ताव पास हुए, सब एक्चुअल है। इस पुस्तक की 80% चीजें, घटनाएं फैक्ट है, 20% काल्पनिक है। उपन्यास के रूप में मैंने स्पेसिफिकली किया है। इसे बनाया नहीं गया था, इसे खड़ा करने के लिए काफी कोशिश हुई थी। बंद कमरे में बड़े लोगों ने कई बैठक हुई, मंच से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के साधु संत समाज से हिंदुत्व की कट्टर भावनाओं को ललकारा था। मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीतिक खेल के बाद वोटों के लिए इस बार हिंदुओं को गोलबंद किया गया। सोची समझी रणनीति के तहत देश के गांव-गांव में शिला पूजन की गई, उन्हें राम मंदिर का आधार बनकर जुलूस निकाला गया। इस माहौल को तैयार करने वालों को राजनीतिक पार्टियां, उनके नेताओं का सहयोग मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस महीने के अंत में होने जा रहे आम चुनाव के चलते हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव हित साधना ही शिला पूजन का एक बड़ा मकसद था।
दंगे, उसका नतीजा। बहुत चीजें पढ़ने को, लेकिन टाइम नहीं है और ये हमको इजाजत नहीं देंगे। जैसी रवाज है जैसा कि हर घोटाले भ्रष्टाचार दंगे के मामले में होता चला आया है, विपक्ष और मीडिया के ज्यादा शोर बचाने पर भागलपुर दंगे की आज जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के साथ एक 3 सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की गई। जांच कमिश्नर ने रिपोर्ट में बताया कि भागलपुर दंगे में 1852 लोगों की हत्या हुई, 524 लोग घायल हुए, 11,000 मकान जलाए गए, जबकि सरकार ने इन आंकड़ों को कम करके दिखा और कम करके दिखाया। लोग जानते हैं कि संख्या को कम से कम दायरे में समेटने के लिए काफी प्रशासनिक दिमाग खर्च करना पड़ता है, जोड़ तोड़ गुड़ा भाग होता है। आगे चलकर जनता के अनुमान काम नहीं आएंगे। आप कितने लोग भागा, हम अगर मैं कह रहा हूँ 10,000 मारे हैं, तो आप जब लिखोगे तो नहीं कहोगे 10,000 प्रतिशत विभाग को कह रहे थे। आप गवर्नमेंट गार्ड में जाओगे ढूंढोगे 1800 लोग मरे थे। जनता के अनुमान काम नहीं आएंगे। जब भी कुछ इतिहास लिखा जाएगा, भाषण में जिक्र किया जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों को लिया जाएगा। खैर ये तो अलग बात है, मैं उस पर आ रहा हूँ। 89 का वर्ष अयोध्या शिलान्यास भागलपुर दंगे की घटनाओं तक सीमित नहीं रहा। ये साल आजादी के बाद भारतीय इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देश के भावी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को लेकर 1989 का वर्ष एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कम से कम राजनीति की दिशा और समाज का पर इसका दूरगामी असर पड़ा। मस्जिद विवाद को लेकर शुरू हुए दंगे 89 तक सीमित नहीं रहे। 89 से 92 के बीच भारत के कई शहर दंगे की आग में झुलसते रहे। बनारस में 89 और 92 के बीच 7 बार दंगे हुए। मुंबई में हुए दंगों का घाव कई वर्षों से था। जिन शहरों में दंगे होते थे उन शहरों का चरित्र बदला। कैसे? आबादी की संरचना में फर्क आया, भारी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। इसके 2 कारण थे। एक तो दंगों ने स्थानीय उद्योग धंधों को बहुत कुछ खत्म किया, जिससे रोजगार की तलाश में इन स्थानों से भागलपुर, बनारस, बहुत सी जगह, फिरोजाबाद, इन स्थानों से दूर दराज औद्योगिक शहर की तरफ युवा भागे, सूरत और जगह। दूसरे, दंगा के भय ने कईयों को अपना गांव, पुराना मोहल्ला, शहर छोड़ने पर मजबूर किया। बहुत से शहरों में ऐसा भी हुआ कि हिंदू 50 सालों से मुस्लिम आबादी के बीच रहते थे, या जो मुस्लिम इसी तरह हिंदुओं के बीच रहते थे, वे अपने मकान औने पौने बेचकर अपने समुदाय के बीच चले गए। भारत के पिछले 40 साल में जो राजनीतिक पार्टी देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी थी, वो 1989 के बाद अपने दम पर कभी भी केंद्र में नहीं आई। 89 में 2 नावों पर सवार होकर चुनावी वैतरणी पार करने का उसका फैसला एक ऐतिहासिक भूल बनी। 89 में चुनाव के बाद दिल्ली में भी सत्ता का केंद्र बदल चुका था। नई सरकार में वो पार्टी भी शामिल थी जिसने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छुपाते हुए अयोध्या शिलान्यास के हिंदुत्व के कार्य को बड़ी खूबसूरती के साथ खेला था। इस चुनाव में उसे अभूतपूर्व सफलता मिली थी। पिछली लोकसभा में इस पार्टी के मात्र 2-3 सदस्य थे। शिलान्यास के बाद हुए चुनाव में उसकी सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंची। हिंदुत्व के एजेंडे वाली इस पार्टी का उसके गैर राजनीतिक सहयोग के लिए चुनावी राजनीति के नजरिए से 89 में अयोध्या एक प्रयोगशाला थी और शिलान्यास एक परीक्षण। इस परीक्षण के बाद जब उन्हें चुनावी सफलता मिली तो उनका उत्साह बढ़ गया। 2 साल अयोध्या को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम बनाए जाते रहे, यात्राएं निकलती रही। मध्यावधि चुनाव में 91 के उन्हें पिछले चुनाव से भी ज्यादा सफलता मिली। इसके बाद उनका राजनीतिक एजेंडा बदल गया, नारे बदल गए। आगे चलकर राजनीति में धर्म का घालमेल नहीं हुआ, बल्कि धर्म ही चुनावी राजनीति का मुख्य औजार बन गई। आज आप देखिए, इवन विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो मंदिर जा रहे हैं, ओढ़ के वो कर रहे हैं। ममता जी ने अभी कह दिया कि रामनवमी की छुट्टी रहेगी, राम मंदिर का निर्णय आया, किसी नेता ने नहीं बोला। 1989 से ये स्टार्ट हुआ था, जो करते 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 यहाँ तक पहुंचा कि अब आप देश का प्रधानमंत्री मन से खुले आम बजरंग बली की जय लगा रहा है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब धर्म खुल के राजनीति का औजार बन गई। पहले ये नहीं था, पहले हम लोग बात करते थे, चाहे कुर्बान अली जी और चाहे बहुत सीनियर है, संगोष्ठी होती थी, धर्म का घालमेल, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। अब सीधे सीधे ये टर्निंग पॉइंट था। राजनीतिक क्षेत्र में और भी क्रांतिकारी परिवर्तन, जैसे राजनीतिक विचारधारा में धीरे धीरे समाजवाद का दौर खत्म होता गया। यही हालत वामपंथियों की भी हुई। पूंजीवाद ने लोगों के सोच और आंसर में बदलाव किया। राष्ट्रवाद की एक नई परिकल्पना लाई गई। 19वीं सदी की शुरुआत में
नरमपंथियों ने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद के नारे का प्रयोग किया था। नरमपंथी नेताओं ने भारतीय अतीत की गौरवशाली परंपराओं और इतिहास को याद भारतीयों को इसलिए दिलाई थी ताकि देश के प्रति उनका प्रेम बढ़े और अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाया जा सके। लेकिन इस नए राष्ट्रवाद का उद्देश्य अलग था। आजाद भारत से शुरू हुए इस नव राष्ट्रवाद का नारा, इसके तहत अतीत की गौरव गाथा के वर्णन का उद्देश्य गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि हिंदुत्व के समर्थन के लिए था। इस नई राष्ट्रवाद की धारणा को सनातन धर्म से जोड़ा गया। कहते हैं इंसान समय के साथ बड़े से बड़े घाव दुख दर्द को भूल जाता है। जीवन की हर पीड़ा दिल पर लगे गहरे के गहरे उस समय धीरे धीरे भर देता है। 2-4 साल में भागलपुर के दंगे के बचे पीड़ितों को अपने को जाने का, सब कुछ लुट जाने का एहसास कभी कभार जरूर महसूस होता रहा, पर उन्होंने भी एक सामान्य व्यक्ति तरह रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ भुलाकर धीरे धीरे जिंदगी जीना सीख लिया। कुछ जो ऐसा नहीं कर पाए, उनमें भागलपुर शहर के नया बाजार मोहल्ले का सतीश सिंह था। वो कभी समान नहीं हो पाया। वो साला की मौत को कभी नहीं, साला और सतीश का क्या प्रेम था, साला वो समंदर है। साला वो कभी समान नहीं हो पाया। वो साला की मौत को कभी नहीं भूल पाया। साला की गर्दन से उबल कर निकलते खून को दिमाग से कभी नहीं निकाल पाया। साला की तेज होती है चम्मे पड़ी वो आके उसका हमेशा पीछा करती रही। उसके भीतर हमेशा ये चीज पड़ी रही तो साला को बचा नहीं पाया। मरने के पहले क्या हैसियत ये उसे बता नहीं पाया। सतीश के घर वाले साला की मौत को 1 महीने के भीतर उसकी और साला की सारी कहानी मालूम होती थी। हालांकि एक मुस्लिम लड़की के प्रेम में अपने बेटे का इससे हो जाना उनको अच्छा नहीं लगा। सतीश पागल नहीं हुआ था, पर समान भी नहीं था। सतीश अभी भी अक्सर रात में ठाकुर साहब की कोठी, जहाँ पे 60 लोगों को एक साथ मारा गया था, तो साला भी थी। सच्ची घटना है। घर वाले सतीश अभी भी अक्सर रात में ठाकुर साहब की कोठी और कभी साला के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब भी साला को उजड़े और खंडहर घर को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हल्के हल्के अपने आप से बोलता है, मुझे माफ कर दो साला, हम सबके गुनाहों को माफ कर दो। मेरे पिता को माफ कर दो, मेरी माँ को माफ कर दो, समाज को माफ कर दो, देश को माफ कर दो, मेरे धन को माफ कर दो। गणेश जी हमारे पहले संपादक रहे। मैंने 87 में नौकरी यहीं से शुरू की और मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो नौकरी पाने के बाद लिखना शुरू किया, छपना शुरू किया। बिना अनुभव के इन्होंने मुझे रखा था। 88 में मुझे बेहम भेजा और 89 में जो है इन्होंने मुझे हॉटशॉट कैमरा पर लाया और कहा अयोध्या से लड़ना छोड़ा, वहां चले जाओ, खबर है, भागलपुर चले जाओ। फिर सेंट्रल हॉल में, उसके बाद जब सेंट्रल हॉल में बीपी सिंह का चुनाव हो रहा था, तो शायद कई लोगों को याद होगा कि कुछ पत्रकार सेंट्रल हॉल में उसमें घुस गए थे। दिल्ली प्रेस के कार्ड पर मैं भी घुसा हुआ था उसमें। उन्होंने मुझे जो आज जो किताब है और जो मेरा एक्सपोजर है और जो मैंने वहाँ फील किया, उसके पीछे परेश जी का है। इसलिए मैंने ये पुस्तक परेश जी को लिखी है। कहीं बड़े लेखक हैं, कहीं बड़े संपादक हैं, वो परेशनाथ जी के प्रति जो है कृतज्ञ हैं। और जनसत्ता का कम से कम 6-7 लोगों का स्टाफ आपके यहाँ ट्रेन होकर के जो है वो जनसत्ता में आया था। अभय कुमार दुबे जी प्रोफेसर हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, वो बड़े विस्तार से जिक्र करते हैं कि कैसे मैंने वहाँ काम किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो दिल्ली के तमाम बड़े पत्रकारों को गढ़ा है अपने हाथ से परेशनाथ जी ने, इसलिए पत्रकारिता में, रचनात्मकता में इनका बड़ा योगदान है, इसलिए मैं इनका अभिवादन करता हूँ। प्रदीप जी ने अपने उपन्यास के आखिरी हिस्सों को जिस तरह से पढ़ा, वो निश्चित तौर पे हम सभी को जो है लगता है कलेजा को आ रहा है। वो कोई मामूली प्रसंग नहीं है और प्रदीप जी ने जिस तरह से उसको पढ़ा, जिस तरह से लिखा है, ये साबित करता है कि इनके भीतर पत्रकार ही नहीं, मनुष्य जी, मनुष्य होने की अनिवार्य शर्त है कि आप मनुष्य की पीड़ा को, उसके प्रति होने वाली हिंसा को, उसके दुख दर्द को, उसके उजाड़े जाने को, विस्थापन को महसूस करें। और ये उपन्यास स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन ये उपन्यास उस दर्द को महसूस करता है। सिलसिलेवार, पन्ने दर पन्ने, लाइन दर एक लाइन में वो चीजें प्रकट होती हैं। और घटनाओं को बांधा है इन्होंने, निश्चित तौर पे घटनाओं को प्रेम प्रसंगों से,
निजी प्रसंगों से, वो भी रोचक है, उभारता है उपन्यास को। लेकिन जो लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा जैसे है जो है, तो वैसे ही जो है वो दंगों के समय में प्रेम की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन दंगे हैं और पूरे उपन्यास पे दंगों का जो प्रभाव है, जिस तरह से सोमेश जो डीआईजी है इनके उपन्यास में, वो तालाब में और गोभी के खेत में लाशों को खोद कर कंकाल को निकालता है, वो घटनाएं अपने आप में दोहरा देने वाली है। वो घटनाएं पढ़ करके, और चूंकि सच्ची घटनाएं हैं, नोआखाली की घटनाएं याद आती। जब महात्मा गांधी नोआखाली में टहल रहे थे तो एक कुत्ता महात्मा गांधी के पीछे पीछे चल रहा था, उनकी टोली के पीछे। लोगों ने बार बार उस कुत्ते को दुत्कारा कि तुम चले जाओ, भाग जाओ, फिर भी वो चला आ रहा था। तो गांधी जी ने कहा तुम लोगों को वही कुछ कहना चाहता है, और फिर वो कुत्ता आगे आगे जा रहा था, गांधी जी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। एक जगह पे जाके कुत्ता बैठ गया, और बैठने के बाद वो जमीन खोदने लगा। जब जमीन खोदने लगा तो गांधी जी ने कहा, बुलाया लोगों को, ये कुछ कहना चाहता है, इस जमीन को खोदो। वो जमीन खोदी गई तो उस कुत्ते की मालिक की लाश वहां पे दफन थी, जिसका दंगों में कत्ल हुआ था। ऐसी ही घटना पूरे इनके उपन्यास में जो है, जिन गांवों में कत्लेआम हुआ है, उनकी लाशें कैसे गोभी के खेत के नीचे दफन की गई, कैसे तालाब में दफन की गई, ये सारी घटनाएं जो है, उस तरह से दंगों का एक सिलसिला है। मनुष्य की जो मानसिकता है, मनुष्य की जो क्रूरता है, जो हमारे जो है इस उपमहाद्वीप के आसमान पर मंडरा रही है। मुझे राजमोहन गांधी की एक लाइन याद आती है, जो विभाजन के बारे में उनकी लाइन है, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिकंसिलिएशन उनकी किताब है। इस उपमहाद्वीप के आसमान पर 10 लाख अतिरिक्त आत्माएं मंडरा रही हैं। जब तक उन आत्माओं को शांत नहीं मिलेगी, तब तक ये उपमहाद्वीप शांत नहीं होगा। इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश। अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। गोरख पांडे की ये पंक्तियां जो हम लोगों को दंगों के पीछे की जो राजनीति है, संजोग से 18वीं लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। आज ही रामचंद्र गुहा का लेख है 1977 रिडक्स टेलीग्राफ, देखना चाहिए। लेकिन इस उपन्यास का जो कला पक्ष है, जो साहित्य का पक्ष है, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभात रंजन जी इस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रभात जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण त्रिपाठी सर। मेरे साथ मुश्किल ये है कि यहाँ मंच पे बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए लोग इतने बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन सब के बीच में मैं एक ऐसा लेखक हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ जो लिखने के अलावा कुछ करता नहीं है। मैंने पत्रकारिता भी की है कुछ दिनों के लिए, लेकिन इतने कम समय के लिए की है। जनसत्ता में भी रहा, जनसत्ता के सब बहुत सारे बड़े लोग मेरे सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात है कि उनमें से किसी के साथ मैंने काम नहीं किया है। ये सब जा चुके थे तब मैं जनसत्ता में आया, लेकिन प्रदीप जी के साथ मैंने उस दौर में, प्रदीप जी हमारे स्टार रिपोर्टर होते थे, तो मैं कुर्बान अली जी और सतीश जैकब साहब की किताब जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार, द लास्ट बैटल ऑफ मिसेस गांधी, वो अंग्रेजी की पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी, और उसको बाद में मैंने हिंदी में पढ़ा था, क्योंकि उसका हिंदी में अनुवाद उन्हें प्रकाश जी ने किया था, जो मेरे बड़े अच्छे बड़े प्रिय लेखक थे। तो अरुण त्रिपाठी जी हैं और सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं इनके सामने क्या बोलूँगा। इस किताब के 1989 द टर्निंग पॉइंट, तो 1989 द टर्निंग पॉइंट। अब ये उपन्यास 1989 को बताता है, और टर्निंग पॉइंट की राजनीतिक टैगलाइन देता है कि आप इस पे बोलते हुए राजनीति पे न बोलें, लेकिन राजनीति पे बोलने वाले यहाँ आप सब लोग उससे ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं। आप लोगों ने अभी अरुण त्रिपाठी जी ने कहा कि एक विजुअल होता है और एक टेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है, विजुअल एक्सपीरियंस होता है। तो मैं पूरी तरह से टेक्सुअल एक्सपीरियंस का आदमी हूँ। मैं जितनी भी दुनिया समझता हूँ, देखता हूँ, मैं ज़्यादातर आप लोगों जैसे लोगों की किताबों को पढ़कर देखता हूँ। आखिर वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। प्राइमरी एविडेंस ठीक है आपके पास होता है, पत्रकारों के पास होता है, लेखक के पास वो प्राइमरी एविडेंस शायद वो नहीं होता होगा, लेकिन दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, या भारत में भी ऐसे बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, वो सब बुनियादी रूप से पत्रकार रहे हैं, जो शायद इस बात को बताता है कि कितना जो है प्राइमरी एविडेंस या जीवन को करीब से देखना, समाज को करीब से देखना कितना ज़रूरी होता है। हालांकि आप दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, दुनिया को देखने के लिए आपके पास भौतिक रूप से कहीं जाना ही एकमात्र माध्यम नहीं है, एकमात्र साधन नहीं है। आप बहुत बड़े लेखकों की किताबों से के माध्यम से ही वहाँ पहुँच सकते हैं, और
लेखकों ऐसे बहुत सारे लेखक हुए हैं जो जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, अपने घर के बाहर से बहुत दूर गए भी नहीं। मैंने नजीब महफूज का नाम, नगीब महफूज का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। मिस्र के कायरो के लेखक थे। कायरो में अपने घर के आसपास के थोड़े बहुत दूरी को छोड़ के वो लगभग पूरे जीवन कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन अरबी भाषा के वो पहले लेखक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और लेकिन उन्होंने जो दुनिया लिखी, जो कहानियाँ लिखी, जो उपन्यास लिखे, कैरो ट्रायोलॉजी लिखी या बहुत सारी कहानियाँ लिखी, लोग हैरत में पड़ जाते थे कि उसी समाज की कहानियाँ हैं जिस समाज की कहानियाँ रोज अखबार लिख रहे हैं, रोज टेलीविजन दिखा रहे हैं, रोज रेडियो सुना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पे आता हूँ, मैं बहकने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सीधे सीधे प्रदीप श्रीवास्तव जी के इस उपन्यास पे आ जाता हूँ। उपन्यास की विधा और इस उपन्यास को अगर उपन्यास कहा जा रहा है, कि बार बार कह रहे हैं कि 80% जो है वो सच है, लेकिन जैसे ही आप उपन्यास कहते हैं, जैसे ही आप उसको एक विधा का नाम देते हैं, उपन्यास विधा झूठ से गढ़ा जाता है, वो सच होता ही नहीं। और ये क्यों सच नहीं है, मैं इस पर भी आऊँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उपन्यास एक ऐसी विधा है, एक ऐसा माध्यम है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इसमें किसी भी रूप में किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से कह सकते हैं। उसका कोई बना बनाया ढांचा नहीं है कि उपन्यास इतने पन्ने का होना चाहिए, उसमें इतनी कहानियाँ होनी चाहिए, उसमें इतने लोग होने चाहिए। बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे 2 दिन पहले अशोक वाजपेयी जी ने सुनाया, सच है। प्रभाकर माचरे हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, जो उनका एक उपन्यास है, बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं आपको देता हूँ। उनका एक उपन्यास है, जो उस उपन्यास में एक व्यक्ति है जो अखबार लेकर पार्क में जाता है, और अखबार लेकर पार्क में जाता है और वहाँ अखबार पढ़ने लगता है। और ये पूरा उपन्यास असल में यही है कि वो अखबार पढ़ता जाता है, और जो अखबार में उस दिन की खबर होती है, जितनी भी चीजें उस दिन के अखबार में होती हैं, वो सब उसमें लिख देता है। वो एक उपन्यास है, हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखक प्रभाकर माचरे का उपन्यास है, जो सिर्फ उस दिन के एक दिन के पूरे अखबार में जितनी चीजें छपी हैं सब उसका किरदार जो है वो लिख देता है। यही उपन्यास है। भारतीय भाषाओं के सबसे महान उपन्यासों में एक उपन्यास प्रतिभा राय का याज्ञसेनी है, जो हिंदी में द्रौपदी के नाम से प्रकाशित है। उस उपन्यास में द्रौपदी के द्वारा कृष्ण को लिखे गए 3 पत्र हैं, और 3 पत्रों में महाभारत के बहुत बड़े एक द्वंद्व का खुलासा होता है। वहाँ द्रौपदी के अपने जीवन के को समझने में मदद मिलती है, और महाभारत के सभी प्रमुख किरदारों को समझने में मदद मिलती है। तो उपन्यास का ढांचा ऐसा है कि आप इसको किसी भी रूप में, आप इसमें कोई भी बात किसी भी रूप में कह सकते हो। और यही इस विधा की जो सबसे बड़ी आज़ादी है। आखिर जब एक पत्रकार जिसने वर्षों दशकों फील्ड में पत्रकारिता की हो, जब वो लिखने के लिए उपन्यास आता है तो आखिर वो क्या लेकर आता है और क्यों लेकर आता है। यही 1989 का सबसे बड़ा द्वंद्व है कि आखिर लेकर क्या आए हैं। इनके पास मान लीजिए, इन्होंने एक पत्रकार फील्ड में बहुत रिपोर्टिंग करता है, वो किसी ऐसी बहुत बड़ी घटना का गवाह बन जाता है जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। प्रदीप जी से पिछले 1-1.5 साल में मेरी कई लंबी जिस तरह से बातें करते हैं, आपको शायद आप लोगों को ज्यादा अंदाजा होगा, उनका किस्सा वो है, बहुत किस्से सुनाते हैं। और पिछले 1-1.5 सालों में, उससे पहले जब मैं इनके साथ काम भी करता था, बहुत राजनीति को लेकर, राजनीतिज्ञों को लेकर, कई नेताओं के बारे में इनसे किस्से पूछता रहता था, और ये बहुत सुनाते थे। लेकिन भागलपुर के दंगों को लेकर ये बार बार रेखांकित करते थे। भागलपुर का दंगा एक ऐसा इनके लिए घटना रही होगी जिसने इस लेखक को पूरी तरह से बदल दिया। इनको लगा कि इनके जो चीजें ये लिख पाए, अखबार की जगह बहुत सीमित होती है। बॉटम स्टोरी करेंगे, आप कितना लिख सकते हैं? 200 शब्द, 400 शब्द, 500 शब्द, 600 शब्द, 700 शब्द। आखिर पत्रकार इससे बड़ा क्या योगदान कर सकता है अपने प्रिंट मीडिया में, अपने अखबार में? लेकिन जहाँ उसने हजारों लोगों को मरते देखा, हजारों लोगों को विक्षिप्त होते देखा, हजारों घरों को उजड़ते देखा, धर्म के नाम पे ये सब होते देखा, उसको क्या करेगा? वो सारी चीजें जो उसके पास है वो किस विधा पे लेकर जाएगा? बहुत बड़ी घटना थी। देखिए, एक बड़ी घटना किसी भी लेखक को पूरी तरह से रूपांतरित कर देती है, किसी भी व्यक्ति को एक लेखन की एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। गब्रियल गार्सिया मार्केज का मैं उदाहरण अक्सर देता रहता हूँ, अकादमिक दुनिया में इसलिए देता रहता हूँ कि बहुत अच्छा पत्रकार था, या एक साधारण पत्रकार था जो एक छोटे से शहर में, कोलंबिया के एक बहुत छोटे से शहर में पत्रकारिता करता था। लेकिन उसने बचपन में एक घटना देखी थी कि वो जिस शहर में नाना के घर में रहता था, वहाँ पे केले के प्लांटेशन थे, यानी केले के प्लांटेशन थे, जिससे एक यूनाइटेड कंपनी थी जो उससे चिप्स बनाती थी, और बहुत बड़ा व्यवसाय था केले के चिप्स खाना जो है लैटिन अमेरिका में बहुत
बहुत खाया जाता है, इधर बैठी है लेटर वेटर गई हुई है तो केले के चिप्स खाने का बहुत वो है, तो उसका बहुत उसके कारण वहाँ पे उस शहर में बहुत छोटे से कस्बे में बड़ी समृद्धि आ गई, एक फैक्ट्री आ जाती है। और कैसे एक समय ऐसा आया कि केले के उस कंपनी ने अपना कारोबार वहाँ से समेट लिया और अचानक उस शहर को छोड़ के चला गया, तो जो वहाँ के मजदूर थे, जो वहाँ काम करने वाले थे, उन लोगों ने विद्रोह किया और इतना बड़ा नरसंहार हुआ अराकांडो में, मुकुंदो में, कि कहते हैं कि इतने हजार लोग मारे गए। मार्केज पत्रकार था, मार्केज ने जब 100 Years of Solitude उपन्यास लिखा, जो शायद तीसरी दुनिया में मतलब 20वीं शताब्दी के सबसे महान उपन्यासों में एक महान उपन्यास को माना जाता है निर्विवाद रूप से। और उसमें उसने लिखा, संख्या लिखी कि 8000 लोग उस घटना में मारे गए थे। जो केले प्लांटेशन के मजदूरों ने, जो केले बागान के मजदूरों ने जो विद्रोह किया था, तो उसको शांत करने के लिए अमेरिकन कंपनी ने जो 8000 मजदूरों को मारे थे। इससे पहले ये संख्या किसी ने भी दर्ज नहीं की थी, ये था कि हजारों लोग मारे गए, लेकिन 8000 लोग मारे गए। उसके बाद से रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक लेखक ने लिखा 8000 लोग मारे गए। उसके बाद से जब भी उस घटना को याद किया जाता है अर्जेंटीना, कोलंबिया और अर्जेंटीना के इतिहास में, पत्र पत्रिकाओं में, तो हमेशा वहां कहा जाता है कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि 8000 लोग मारे गए। मार्केस कहते थे कि भाई देखिए, पत्रकार क्या करता है, कहानी में एक ऐसी बात रख देता है जिसको तथ्य कहा जाता है, वो फैक्ट रख देता है। फैक्ट क्या होता है? उसने कहा कि देखिए, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अगर कहूं कि आकाश से मैंने देखा कि आकाश से हाथी बरस रहे थे, तो कोई भी सुनेगा इससे विश्वास नहीं करेगा, उसको लगेगा आकाश से हाथी कैसे बरस सकते हैं, और ये बहुत एक ऐसी गप की तरह ये बात लगेगी। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आकाश से मैंने देखा कि आकाश से 487 हाथी बरस रहे, जैसे ही आप ये कहते हैं, आपको पढ़ने वाला या सुनने वाला सोचेगा 487 की संख्या इसने क्यों करी, इसका मतलब है कि कुछ तो रहा होगा। ये फैक्ट है, यही फैक्ट होता है, इससे ज्यादा क्या होता है। तो मैं फिर से एक उपन्यास कहता हूँ कि एक आखिर ये उपन्यास क्या है, कि शैली का उपन्यास है। इसी प्रेस क्लब से उपन्यास शुरू हुआ है, प्रेस क्लब के इतिहास से मैं इस उपन्यास से परिचित हुआ। और कुछ पत्रकार हैं जिसमें सुनील सक्सेना जो इसका मुख्य पत्रकार है, तो मुझे लगता है कि प्रदीप जी होंगे, जो इन सारी अयोध्या और वो पहला जो अभी इन्होंने विस्तार से बताया कि कुंभ में जो पहला हुआ था, जहाँ संकल्प लिया गया था, उसका अयोध्या में शिलान्यास के लिए हुआ, और किस तरह से दंगे हुए, इसको उन्होंने कवर किया था। और वो सारा जो इनके पास जो सब कुछ देखा हुआ था आंखों का, वो किस विधा में लेके जाते। ये डायरी शैली का उपन्यास है। उपन्यास की बहुत सारी शैलियां होती हैं, जिसमें एक शैली डायरी की शैली भी है, डायरी की तरह लिखा जाता है। मुझे लगता है, याद आता है शायद कि राजेंद्र यादव का उपन्यास है और वहां को भी डायरी शैली का प्रयोग किया गया है। तो एक डायरी शैली का उपन्यास और एक पत्रकार ने लिखा है, ये चाहे लाख कहें कि ये फैक्ट है, लेकिन फिर उपन्यास लिखने, उपन्यास का आवरण आप जैसे ही देते हैं, तो एक अलग दुनिया की चीज हो जाती है, और वो हमेशा के लिए एक दस्तावेज की तरह रह जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि जब हम आने वाले समय में कोई रेफरेंस देना चाहें, तो ये कोई जरूरी नहीं। इतिहास की बड़ी बड़ी किताबें साहित्यिक किताबों के संदर्भों से तैयार हुई है। इतिहास के बड़े बड़े घटनाओं का विश्लेषण साहित्यिक किताबों के माध्यम से 18वीं 19वीं शताब्दी की बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारे प्रसंगों को आखिर किसके रेफरेंस से पढ़ा गया है, उसके उस समय के साहित्य को भी बनाया गया कि उस समय के साहित्य में क्या लिखा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो उपन्यास है, और जिस तरह से एक बड़ी घटना थी भागलपुर के दंगे, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन की राजनीति को एक तरह से जड़ दिया किया, और उसको उन्होंने उस उपन्यास में सारी घटनाओं के साथ साथ उसको जोड़कर उस बड़ी विभीषिका को एक तरह से दिखाने का प्रयास किया। और इतने साल बाद एक तरह से उसको रखने का मतलब है कि उसको फिर से रेफरेंस पॉइंट में लाके कम से कम एक पत्रकार के पास जो इतनी सारी सामग्री थी, इतना सारा जो उसका अनुभव था, उस अनुभव को आखिर उपन्यास के शक्ल में रख सकते थे। और मुझे इसलिए उपन्यास एक दस्तावेजी किस्म का उपन्यास लगता है, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था उस समय, मेरे जहन में आने बच्चा नहीं था, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में था इसलिए मैं उससे दूर था, उस घटना, उस विभीषिका को उस तरह से नहीं समझ पाया जिस तरह से इस उपन्यास में समझ पाया। हालांकि टर्निंग पॉइंट है कि इस उपन्यास की एक अपनी राजनीति है, जो राजनीति कई बार ये भी लगता है कि क्या लेखक ने जानबूझकर
एक ऐसे समय से उसको टर्निंग पॉइंट 1989 को माना, जिसमें देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए आदर्श विजनरी प्रधानमंत्री थे। हम लोगों के लिए ये बात स्वीकार कर पाना उतना आसान नहीं होता है कि राजीव गांधी जैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र इस उपन्यास में आया है और जाहिर है कि बहुत विश्वसनीय तरीके से आया होगा। इनके पास सब चीज़ों का इन्होंने देखा है करीब से, लेकिन हम लोग जैसे लोगों के लिए गल्फ में भी ये परेशानी पैदा करती है, क्योंकि जब जैसे ही 90 के बाद हम जाते हैं, राजीव गांधी के निधन के बाद जाते हैं, 1 साल के बाद अगर उस टर्निंग पॉइंट को माने, हम लोग 90 के दशक को टर्निंग पॉइंट मानते हैं, मेरी जनरेशन कम से कम, क्योंकि 90 के दशक में मंडल कमीशन आता है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है और राजनीति की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन ये उपन्यास अंत में यही बहस छेड़ता है कि असल में उन सब चीजों की शुरुआत जो है 1989 में हुई थी, जो एक नई बात मुझे इस उपन्यास में लगी और एक यथार्थवादी शैली का उपन्यास और बहुत पठनीय है। बहुत सारे किस्से हैं, जिस तरह के किस्से सुनाते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनको साधुवाद दूंगा। सभी वेटरन जर्नलिस्ट, हमारे बड़े भाई सतीश जैकब साहब, हमारे बुजुर्ग दिल्ली प्रेस के मालिक आदरणीय परेशनाथ जी, प्रभात रंजन जी, अरुण त्रिपाठी साहब और आज के इस जलसे के नौशा दूल्हा प्रदीप श्रीवास्तव साहब। सबसे पहले तो मैं प्रदीप श्रीवास्तव साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 35 साल पहले हुई घटनाओं का असर उनके दिलो दिमाग पर रहा और उन्होंने उसे एक किताब की शक्ल में, उपन्यास की शक्ल में कलमबंद किया। ये दर्शाता है, ये इस बात की ज़मानत है कि भागलपुर दंगे का दर्द कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में चस्पा रहा और उसके साथ उस वक्त की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका भी जिक्र किया। लेकिन कल इन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपकी इस किताब के बारे में क्या राय है, तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो तो मैं जलसे में ही बताऊँगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त को समालोचक भी होना चाहिए। और हिंदी की एक कहावत है कि आलोचक ही वास्तव में समालोचक होते हैं। मैं ये पूरा नॉवेल पढ़ गया और इसलिए कि वो उसमें मेरी दिलचस्पी का बहुत सारा सामान था, लेकिन अभी भी जो उसका जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया कि ये फैक्ट है, इसको फिक्शन क्यों बनाया गया, उपन्यास क्यों बनाया गया, मेरी समझ में नहीं आता। प्रभात रंजन साहब ने इसे दस्तावेजी उपन्यास कहा है। अब मेरी तो साहित्य के बारे में, अदब के बारे में समझ बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है। तो मैं तो नहीं जानता कि साहित्य के में उपन्यास के जरिए से किस तरह से अपनी बात कही जाती है। अगर मैं इसे देसी जबान में कहूँ तो ये किताब प्यार, मोहब्बत, रोमांस, रोमांच और बम्बैया फिल्मों का जो एक ज़माने में इश्तहार होता था, मार धाड़ से भरपूर है। ईस्टर्न कलर भी एक फिल्म। लेकिन अब जो मुझे इनसे शिकायतें हैं, जो मेरी उम्मीदें इनसे थी इस किताब को लेकर के, वो जो नहीं पूरी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी उसका नोट लें और आइंदा आने वाले एडिशन में उनको दूर करने की कोशिश करें। नंबर 1, प्रेस क्लब का इतिहास, इससे शुरुआत होती है, लेकिन बहुत संक्षिप्त ब्यौरा है, बहुत तिश्नगी लगती है। सतीश जैकब साहब भी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि ये प्रेस क्लब की बिल्डिंग फिरोज गांधी साहब इसमें रहा करते थे और उनके बाद ये प्रेस क्लब को दी। तो मैंने कहा ये तो फिरोज गांधी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि है, इतना शानदार बार उनकी याद में बनाया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अपने जिन कैरेक्टर्स के ज़रिए से इन्होंने इस प्रेस क्लब का इतिहास बताया है, 56, 57, 58 का, उसमें एक आध सफ़ा और अगर जुड़ जाता तो वो इस प्रेस क्लब का लगभग एक संक्षिप्त इतिहास हो जाता। अब दूसरी चीज़ ये कि इसकी शुरुआत जो है वो भागलपुर के दंगे से शुरू होती है और उसकी वजह तस्मिया उर्दू में जिसे कहते हैं, उसकी कारण जो उन्होंने बताया है वो ये कि एक सेमिनार हो रहा था दिल्ली में जिसमें भागलपुर दंगे का जिक्र किया गया और उसके जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने जो जानकारी दी और जिसमें ये खुद मौजूद थे,
पुनीत साहब इनका कैरेक्टर है उसमें, तो वो उनसे लड़ बैठे और कहा कि नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं भागलपुर के बारे में, ये सही नहीं है। अब दोस्तों, ये एक बिल्कुल हार्डकोर इतिहास है। इसमें अगर आप जो इन्होंने पात्रों के नाम बदले हैं, अगर वो नाम सही कर रख दिए जाएं, तो ये इतिहास की एक अच्छी पुस्तक बनेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भागलपुर दंगे को पिछले 35 सालों से लगातार एक हमारे मित्र हैं सुरेश खैरनार साहब, वो हर साल वहाँ जाते हैं, उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा पढ़ा है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर इन्होंने दिया DIG का, उसके बारे में जब मैंने सुरेश खैरनार से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई DIG नहीं था, वो CRPF का एक सरदार था और उसने उस पूरी घटना को खोल करके रखा था। तो उसी सिलसिले में जब मैंने जिक्र आया कि उन्होंने नाम बदल दिए, तो बोले शायद डर गया होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई जिंदा है और वो मुकदमा कर देगा तो प्रदीप श्रीवास्तव के जान को बनाएगी। बहरहाल, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि काटा जा सके, कि जो फैक्ट ना हो, जो ऐतिहासिक ना हो। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इन्होंने जिक्र किया प्रदीप जी ने कि साहब ये किताब का टाइटल उन्होंने टर्निंग पॉइंट रखा है, ठीक ही रखा है, लेकिन इन्होंने एक जुमला भी इस्तेमाल किया कि आक्रामक हिंदुत्व की बुनियाद 1989 में रखी गई थी। इससे मैं सहमत नहीं हूं। और क्यों नहीं हूं? क्योंकि इस आक्रामक हिंदुत्व की बुनियाद 1923-24 में वीर सावरकर साहब ने उस वक्त रख दी थी जब उन्होंने हिंदुत्व का के नाम से एक एस्से लिखा था, और जो 1924 के हिंदू महासभा के उनके अध्यक्षीय भाषण का हिस्सा था। और यहीं से इस राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत होती है कि जो अभी बता रहे थे ना कि साहब धर्म जो है वो राजनीति में मिल गया या राजनीति धर्म में मिल गई, ये दोनों का फर्क नहीं मालूम हुआ। अब लोहिया तो कहते हैं कि राजनीति दीर्घकालीन अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। तो वो भी बात सही है कि जितने आप धर्म उठा करके देख लीजिए, सब में मार काट, हर तरह की चीजें मिलेंगी, हर तरह की चीजें उसमें जो बुरी से बुरी चीजें हो सकती हैं वो मिलेंगी, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो या और दूसरे धर्म हो। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसका जश्न अगले साल मनाया जाने वाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और वो अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर रहा है। और इस 100 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसका एक जो कर्मठ कार सेवक है, वो उसे जो एक ट्रिब्यूट देना चाहता है वो ये कि वो इस मुल्क को वैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जिसकी परिकल्पना उसके पुरखों ने की थी, और जिसको पहले वीर सावरकर ने और बाद में गुरु गोलवलकर ने वी अवर नेशन हुड डिफाइंड नामक जो उनकी किताब है, जिसे संघ की बाइबल गीता कहा जाता है, उसमें उन्होंने कह दिया कि प्रदीप जी, इस देश में ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे, एक रंग होगा, एक जाति होगी, एक भाषा होगी। हम कहते कि साहब ये तो गुलदस्ता है हिंदुस्तान, यहाँ तो इसमें तमाम नाना तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, संप्रदाय हैं। कहा कि नहीं, श्रेष्ठता तो सिर्फ सनातन धर्म वालों को मानने वालों की होगी, बाकी सारे लोगों को नंबर 2 का शहरी बनकर के रहना होगा। तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, और माफ करेंगे वो लोग जिनकी अगर कोई भावना आहत हो, कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने ये करके दिखा दिया कि इस देश के नंबर 1 के सिटीजन जो हैं वो हिंदू हैं, बाकी मुसलमान, ईसाई और अब सिख भी उसमें शामिल हो गए, वो नंबर 2 के शहरी बन करके सिर झुका करके इस देश में रह सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ 3-5 करेंगे तो फिर वैसा ही काम कर दिया जाएगा जैसा गुजरात मॉडल में बताया गया था, 2002 में हुआ था। और ये जो दंगा है भागलपुर, जिसके बारे में ये किताब लिखी गई है, इसकी भी पृष्ठभूमि कोई एक दिन में नहीं बन गई थी। यहाँ हमारे कैरेवन मैगजीन के एडिटर अनंतनाथ साहब बैठे हुए हैं। इनकी मैगजीन में अक्टूबर में मैंने एक लंबा लेख कांग्रेस की राजनीति पर लिखा था, और उसमें बताया था कि 1980 में इंदिरा गांधी जब दोबारा वापस सत्ता में आई थी, तो वो जो भी कारण रहे हो 77 में उनकी हार के, उन्होंने
ये कहा कि जयप्रकाश बाबू तुम ही हिंदू कार्ड खेलना चाहते हो, अब हम भी आपको हिंदू कार्ड खेल करके दिखाएंगे। और 1980 से लेकर के 84 तक उन्होंने जो राजनीति की उसके प्रत्यक्ष प्रमाण, और मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ कि 82 में जब जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, पहली बार इस देश में खुला हिंदू कार्ड अगर किसी एक पार्टी ने और नेता ने खेला, उसका नाम इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें आरएसएस का सफाया हो गया जम्मू रीजन में। और उस पर मैंने जब एक लेख लिखा तो मेरे ऊपर सेडिशन का मुकदमा किया गया। 27 साल वो मुकदमा चला, निचली अदालत से सजा हुई, हाई कोर्ट में जाकर के बरी हुआ। और फिर आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद को किसने रिवाइव कराया, डॉक्टर करण सिंह के जरिए से विराट हिंदू समागम किसने कराया, और ये एक सिलसिला लगातार चल रहा था। राजीव गांधी जब आए 410 सीटें जीत करके, जो कभी उनके नाना को 3 चुनावों में नहीं मिली, उनकी मां को नहीं मिली, और मेरा तो निश्चित मानना है कि उसमें पूरी तरह से आरएसएस कांग्रेस पार्टी में शामिल था। और उस वक्त वाजपेयी जी को जमानत बचानी मुश्किल हो गई, 2 सीटें बीजेपी कुल जीत पाई थी उस 84 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद, और उसको जस्टिफाई किया गया, यहाँ जो 3000 सिख मारे गए दंगों में, हमारे उस प्रधानमंत्री जी ने वोट क्लब पे रैली करके कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ये छोटी मोटी चीजें तो हुआ ही करती है। खैर, उनके सत्ता में आने के फौरन बाद शाहबानों का मामला आया, शाहबानों के मामले को तोला उन्होंने, फिर पता चला कि वोट किधर ज्यादा है, तो कहा कि वोट तो जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके साथ, पर्सनल लॉ वोट के साथ। और उनकी कांग्रेस के भी सारे मुसलमान नेता जाकर के बैठ गए कि हमारी शरीयत खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, तो संविधान में संशोधन कराइए। वो कराया उन्होंने, लेकिन कराने के फौरन ही बाद 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। और उसका मकसद ये था कि चूंकि मैसेज ये चला गया है कि सरकार ने मुसलमानों के आगे सरेंडर किया है, इसलिए नाउ टू अपीज मेजॉरिटी कम्युनिटी ये ताला खोला जाना चाहिए। और उसको दूरदर्शन पे दिखाया गया, जो एकमात्र टीवी उस समय होता था। और 3 दिन पहले दूरदर्शन की एडवांस टीम पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि फैसला क्या आने वाला है। और उसके बाद फिर उसी विवादास्पद जगह पर शिलान्यास हुआ, जिसका विस्तृत ब्यौरा प्रदीप जी ने अपनी इस किताब में दिया, बहुत तफसील के साथ, एक एक शब्द सही है, क्योंकि मैं भी उसको विटनेस किया हूं उस घटना को पूरी। और उस घटना के बाद उस दिन जब बीबीसी ने कहा कि विवादास्पद जगह पर ही शिलान्यास किया गया है, तो यूपी और बिहार में दोबारा कांग्रेस वापस नहीं आ पाई है पिछले 36 वर्षों से। और वहीं से रामराज लाने की बात की गई। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम रामराज लाएंगे, और फिर कैसा रामराज आया, न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। खैर, ये सब हुआ। उसके बाद 1991 में जब सरकार गिर गई, वीपी सिंह जी की, चंद्रशेखर की, और चुनाव हो रहे थे, तो राजीव गांधी साहब ने एक इफ्तार पार्टी दी अपने मरने से 1 हफ्ते पहले। उस इफ्तार पार्टी में मैं बदकिस्मती से मौजूद था, और उसके बाद बैठ के उनके साथ बातचीत हुई। तो मैंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि यूपी और बिहार का मुसलमान आपको वोट दे, आपने उनके लिए ऐसा क्या किया? और फिर मैंने गिनाया कि भागलपुर दंगे की बात हुई। मैं अपने बताता हूं कि जो मेरे दिल दिमाग पे आज भी चस्पा है, वो 1987 के मेरठ के वो खौफनाक दंगे थे, जो 3 महीने तक मैं रोज सुबह यहाँ से जाता था और शाम को वापस आता था। कई बार आनंद बाजार की गाड़ी होती थी, इसमें मैं और शंकरशन होते थे, और जगदीश जी भी है बैठे हुए, कई बार हमारे साथ थे, और दूसरे फोटोग्राफर, दूसरे पत्रकार, और कभी कभी बस में। तो वो पहला दंगा था जिसमें सेना की मौजूदगी में 100 मुस्लिम नौजवानों को देखभाल करके कि हट्टे कट्टे हैं कि नहीं है, उठाया गया, और उनमें से 50 को पहली खेप गंगनहर मोदी नगर पे मारी गई, और दूसरी खेप यहाँ थाना लिंक रोड पे जो शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पे, वहां लाकर और विभूति नारायण राय जी थे, वो उस वक्त एसपी थे, उन्होंने वो मुकदमा कराया। उसकी वजह से सिर्फ वो आज 16 पुलिस वाले जिन्होंने वो कत्लेआम अंजाम दिया था, वो दिल्ली में, जी मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, जेल काट कर। तो मैं
ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब राजीव गांधी से मेरी मुलाकात हुई, पहली और आखिरी मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या का कांड तो किन साहब ने कराया था वो आप जानते ही। मैंने कहा आप इस बंद कमरे में नाम नहीं लेना चाहते, अरुण नेहरू ने कराया था ये कहना चाहते हैं? जी हाँ। तो मैंने कहा उन्हें तो आपने किक आउट कर दिया था 87 में, फिर 89 में आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ये सब काम किया? तो प्रदीप जी, ये जो आपने आक्रामक हिंदुत्व की बुनियाद 1989 में रखी गई, ये कहा है, ये टर्निंग पॉइंट है। बुनियाद तो बहुत पहले रख दी गई थी, ये प्रोजेक्ट तो बहुत लंबे समय से चल रहा था। ये उसको एक तरह से क्रेडिबिलिटी देने का काम किया गया 1989 में, और 1989 से भी 1999 तक ये 20 साल लगभग चला मुकदमा, नहीं 2019 तक 30 साल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई और अब जाकर के वो विवाद खत्म हुआ है। तो ये किताब इस मायने में अहम है कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक दस्तावेज का काम करेगी। शेल्फ वैल्यू तो इसकी रहेगी ही, लाइब्रेरी में आप इसको करें या न करें, और आने वाली नस्लों को भी पता चलेगा कि किस तरह के कुकृत्य हुए थे, किस तरह के घटनाक्रम हुए, किस तरह जघन्य लोगों की हत्याएं की। अभी तक ये माना जाता रहा है कि लगभग 1200 लोग मारे गए, लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, PUCL, PUDR, उन लोगों ने वहाँ जा करके गली मोहल्ले गांव-गांव रिपोर्ट तैयार की है। उसमें उन लोगों ने पाया है कि 3000 लोग इस दंगे में मारे गए थे। जो दंगा तो का शब्द छोटा है, ये एक बड़ा नरसंहार था। तो बहुत बहुत मुबारक प्रदीप जी एक बार फिर। मैंने जब ये नॉवल पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, तो उसका जो मैंने शीर्षक देखा, तो शीर्षक था कि 1989 इज द टर्निंग पॉइंट। अब ये उपन्यास लिखा गया है हिंदी में, और उसका टाइटल जो है वो आधा अंग्रेजी है और आधा हिंदुस्तानी है। तो 1989 में क्या टर्निंग पॉइंट हुआ, मैं अभी तक उसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन ये नॉवल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बात क्या है कि नॉवेल्स जो होते हैं वो फिक्शन है, फिक्शन, उपन्यास, इमेजिनरी, जिसमें कोई अच्छी सी कहानी हो, और जो पढ़ने वाला है आखिर में वो अपने दोस्त को तो यार मेरे को सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो जो था ना नायक, वो बहुत बेकार था। तो यहाँ पर नायक अच्छा रहा है, जिसने किताब लिखी है 1989 द टर्निंग पॉइंट। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात पक्की ये है कि हमारे देश में या किसी और भी देश में जहाँ भी कहीं भी युद्ध होता है या लड़ाइयाँ होती हैं या जनसंहार होता है, उसका कोई भी आखिर तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। आप बता दीजिए ना, सिर्फ भारत में और जगह भी दंगे हुए हैं, मारकाट हुई है, कहीं कोई कंक्लूजन निकला? सिर्फ एक कंक्लूजन निकला था, वो था द वर्ल्ड वॉर इन अगेंस्ट हिटलर, दैट वाज इन 1939, एंड उसका एक ही कंक्लूजन था, एंड उनका क्रेडिट मेरे फादर को जाना चाहिए, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन 1939। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मेरे फादर से ये कहा कि मेरा जन्म 1939 में क्यों हुआ, तो उसने कहा आस्क गॉड, आई डिड नॉट डू इट, बट आई स्टिल डोंट नो कि वाज आई ए टर्निंग पॉइंट, नॉट एट ऑल, आई वाज नॉट ए टर्निंग पॉइंट। लेकिन इस हम लोग जब उपन्यास की बात कर रहे थे, आखिर में सब लोग बोले कि मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है कुर्बान, उसने जो बोला उसके अंदर दो चीज़ें थी। एक तो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका अपना पॉलिटिकल, जिसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट द कम्युनल डिस्प्यूट्स, अनएंडिंग कम्युनल डिस्प्यूट्स इन आवर कंट्री, इन आवर किताब। तो वो जो टर्निंग पॉइंट लिखा है इन्होंने 1989 का, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो टर्निंग पॉइंट तो हमारे को हर 5 साल बाद मिलता रहा है, और कमाल ये है कि हम लोग सारे के सारे एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सिर्फ धर्म का ही फर्क है और तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन दो धर्मों का एक ज़माना था कि जब मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ लड़े थे। अगर आप वो देखिए, जब वो जो सिविल वॉर हुई थी मेरठ की 1857 है 1857, उसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों मारे गए थे।
दोनों लड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, वो लड़ा लड़ू के चले गए, लोगों को मार गए, राज भी कर गए, सब कुछ कर गए, चले गए। अब हमारा मॉडर्न कंट्री बना है हिंदुस्तान, लेकिन उसमें भी इकोनॉमिक्स हो या डिफेंस हो, उसके सारे फैसले जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, हमारे अपने नहीं होते। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों को कि अपने दिमाग से नफरत और मतभेद को बिल्कुल ख़त्म कर दो and let us fight as one people, one country. Thank you very much. समाप्त होने की ओर है और हाल की भी बुकिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन राहुल जी को हम लोग सुनना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे परेश नाथ जी को भी। तो राहुल जी आए और इस उपन्यास के संदर्भ में और जिस विषय पर उपन्यास लिखा गया है, राहुल जी निश्चित तौर पर हम लोगों के संपादक रहे हैं और हम लोगों के मध्य जो है आज भी एक संपादक की भूमिका, समाज में एक सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं। जब भी तमाम संपादक, तमाम पत्रकार अपना संतुलन खो देते हैं और एक तरफा पत्रकारिता करने लगते हैं, ऐसे दौर में राहुल जी हम लोगों के बीच प्रेरणा के बिंदु हैं। उनकी मानवीयता, उनकी संवेदनशीलता हम लोगों के लिए जो है वो आदरणीय है। राहुल जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भूल रहा हूँ कि अध्यक्ष कौन है आज के। शुरू में तो मैं था जी नहीं, आप ही हैं हमारे, तो आप स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष हैं, मुख्य हैं, प्रमुख हैं, सब कुछ बड़े भाई हैं। प्रदीप से बहुत क्षमा मांगनी है और आप सबसे कि मैं इतनी ज़्यादा देर से आया हूँ, लेकिन मैंने बताया था आए तो आप अपनी गफलत के कारण फंस गया था। एक ही समय में दो जगह हाँ बोल दी तो गड़बड़ हुआ। तो एक तो नुकसान ये हुआ है कि मैं अभी किसी को भी सुन नहीं पाया, सिर्फ सतीश जी के आशीर्वाद को और उनके बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त सही संदेश को के सिवा। तो दूसरी बात, पहला नुकसान ये और दूसरा ये है कि पूरा उपन्यास भी नहीं पढ़ पाया। तो अभी मैं कुंभ के बाद और प्रधानमंत्री निवास पर चल रही बैठक वही तो पूछे। हाँ, अरे सर, तो नहीं, इस गड़बड़ है, क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको पूरा पढ़ के फिर कुछ बोलने और लिखने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी तो अब वो पूरा वो जो घटनाक्रम था उस पर मैं समझता हूँ सब लोग हो चुके होंगे। तो थीम तो पकड़ लिया आपने। तो अब वैसे भी मेरी स्मृति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से देखें तो जो उस समय हो रहा था, उसके बाद से जो होता रहा है और आज जो हो रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तथ्यों, चरित्रों, पात्रों, घटनाक्रमों के अलावा। कई बार लगता है कि फिर चीज़ें दोहराई जा रही। ठीक है, उसमें ऐतिहासिक रूप से नई बातें भी हुई हैं, नई शक्तियाँ, नई सरकारें, नई विचारधाराएं जो सत्ता में आई हैं, अब जो आई हैं वो जाएंगी भी, जब भी जाएं। तो अपने सारे भ्रमों के बावजूद आने वाली को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन जो राजनीति की जिन प्रवृत्तियों के कारण वो घटनाक्रम शुरू हुआ, और भी हम उससे पीछे चले जाएं तो मुझे कई बार लगता है कि हम तो 75 साल पहले के माहौल में ही एक बार फिर से जी रहे हैं। और हमें लग रहा है कि उस समय यानी 1940 से 47-48 तक का जो समय था, वो उस समय जीना कैसा रहा होगा उसका कुछ अंदाज अब होने लगा। हम में से शायद किसी का जन्म उस समय नहीं हुआ था, आपका भी शायद नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, ठीक है, लेकिन 39 में हो गया, 39 में हो गया। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसके बाद से अंदाज लगता है कि कुछ ऐसा रहा होगा या शायद उसकी शुरुआत ऐसी हुई होगी। तो ठीक है कि राज अलग था, लेकिन समाज तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि सामाजिक जो प्रवृत्तियां, जिन प्रवृत्तियों ने वो सारा हंगामे खड़े किए, जिसमें से विभाजन हुआ, खून खराबा हुआ, और उसके बाद वो घाव भारत की चेतना पर पड़े जो आज भी हरे किए जाते हैं, उनको, जख्मों को भरने नहीं दिया जा रहा है।
जख्मों को कुरेदते रहना भी आज राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। उस तरह के नए जख्म आज भी पैदा हो रहे हैं, लग रहे हैं लोगों के। तो इसलिए मैं उस इतिहास में जाऊं और उसमें हम लोगों ने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भूमिकाओं में उसको देखा है, कुछ ने ज़्यादा, कुछ ने दूर से, कुछ ने पास से। लेकिन सवाल यह है कि अब हम करें क्या। मैं नहीं जानता, शायद इस पर जरूर बात की ही गई होगी। मूल जो बात है, मुझे याद आता है श्री अरविंद ने 15 अगस्त 1947 को जो भारत के स्वाधीन भारत के लिए जो संदेश दिया था अपना ऑल इंडिया रेडियो पे जो प्रसारित हुआ था, उसमें उन्होंने अपने 5 सपनों की बात की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज भी एक सपना अधूरा है। कई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय भी उस संदेश में उन्होंने कहा है, और श्री अरविंद को आजकल हमारे बहुत सारे मित्र बहुत उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं अपने मतलब से, लेकिन वो उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि हम सब उसको पढ़ें। उसमें यह है कि देश आजाद भारत, स्वाधीन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां जो हैं, उसमें सबसे पहली है हिंदू मुस्लिम समस्या। और जब तक ये हल नहीं होगी तब तक भारत अपनी नियति को प्राप्त नहीं कर सकता, उपलब्ध नहीं कर सकता। तो उनको तो बहुत हिंदू आध्यात्मिकता का, हिंदू संस्कृति के गौरव का और उसका प्रवक्ता माना जाता है, वो है। और ये तो 47 की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत तो 1857 के फौरन बाद ही हो गई थी, जब मिलजुल कर लड़ी गई उस लड़ाई से अंग्रेजों ने जो सबक लिया था वो तो यही था कि अगर ये लोग साथ रहे तो फिर हमको रहने नहीं देंगे, इसलिए इनको बांटो। और तो आज भी वही खेल चल रहा है। तो बांटने के आधार पर हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, उसके बाद और भी दलित सवर्ण का भी हमारे यहाँ विभाजन है, वो भी उतना ही लगभग खतरनाक है और घातक है और हमारे भविष्य को अंधकार में डालने वाला है जितना हिंदू मुसलमान का विभाजन है। अगर इन दो विभाजनों को, इनको हल नहीं किया गया, या इनके कुछ पूरी तरह तो देखिए कुछ हल होता नहीं है, जैसा सतीश जी ने कहा वो बात सही है। हम इतिहास को देखें दार्शनिक रूप से भी, हम जिसे आजकल क्लोजर कहते हैं, तो बड़ी समस्याएं होती हैं जो देशों, समाजों, राष्ट्रों के आकार की होती हैं, उनमें क्लोजर बहुत कम होता है। समस्याएं धीरे धीरे रिश्ती रहती है, घाव रिश्ते रहते हैं, थोड़ा रूप बदल लेती हैं, कुछ दिन ठीक होता है, फिर एक पूरा सृष्टि का जो क्रम है ऊपर नीचे जाने का वो चलता है। लेकिन वो जो भी क्रम हो, लेकिन हमें अपनी एक भूमिका निभानी है, हम लेखकों, पत्रकारों और नागरिकों। तो हमारी भूमिका क्या है? एक भूमिका तो बहुत सरल है, सतीश जी ने कह दी कि भाई हम अपने दिलों को बंटने से रोकें, लेकिन वो करें कैसे? उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिल अलग कोई अंग नहीं है। हमारा दिल दरअसल हमारा दिमाग है। ये दिल और दिमाग का फर्क तो हम केवल यही अपनी सामान्य बातचीत में करते हैं। बिना दिमाग के तो कोई दिल है नहीं, केवल प्रेम को छोड़कर, प्रेम का आयाम छोड़ दें तो दिल और दिमाग तो एक ही है। तो अपने दिमागों को इस बंटवारे, और ये एक ऐसा जिसको हम भंवर कहते हैं, उसमें आप कहीं से भी हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सवर्ण हो, पंडित हो, दलित हो, कुछ भी हो, समाजवादी हो या कोई भी वादी हो, हिंदूवादी हो, उसमें आप किधर से भी आएंगे तो उसमें वो इतना महीन, इतना जटिल हो गया है सब कि उसमें अपने पांव ठिकाना मुश्किल हो रहा है सबके लिए। वो पांव कैसे टिकाएं हम? किस जमीन पर? वो जमीन कहाँ है जिसके पर खड़े होकर हम चीजों को देख सके, फैसले कर सके और उन फैसलों के आधार पर अपनी भूमिका तय कर सके और काम कर सके। तो दिक्कत ये है जो मेरे जैसे, मैं समझता हूँ हम सभी लोग इसका सामना आजकल करते हैं कि हम अपनी ओर से एक संतुलन की बात करते हैं
हम समन्वय की बात करते हैं, हम सामंजस्य की बात करते हैं, हम संयम की बात करते हैं, हम जब संवाद की बात करते हैं तो उसको भी एक आख्यान विरोधी माना जाता है और गाली पड़ती है। तो करें क्या, कैसे बात करें? मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि क्या, जैसे गांधी ने कोशिश की थी, गांधी तो लेकिन अरुण शायद पता नहीं जिक्र हुई कि क्या संवाद का या कोई बात कहने का कोई अविरोधी तरीका ढूंढा जा सकता है? बात ऐसे कही जाए कि किसी को चोट कम से कम लगे, न लगे ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहां जिसके अहंकार को या स्वाभिमान को चोट लगती है तो वो तुरंत हम आड़ के खड़ा हो जाता है और फिर उससे संवाद, वो फिर सुनना बंद कर देता है। तो लोग हमारी बात सुने, हम कहां से लाए वो अंदाजे बयान कि पहले आप हमें सुन ले, उस पर कुछ विचार करें और फिर बात करें। अभी तो वैचारिक युद्ध हो रहा है, युद्ध में जीतता कौन है? वो हार जीत उस समय ज्यादा की हो सकती है, लेकिन अंततः कोई हल, कोई दिलो दिमाग को चैन, शांति और स्थिरता देने वाला समाधान कैसे मिले? और ये मैं समझता हूं कि जो दोनों समुदायों में इस बात की बहुत जरूरत है कि ये संवाद इस तरह का कायम किया जाए कि सबको सुने, बिना उत्तेजित हुए, बिना आहत हुए, समझने की कोशिश करें और फिर समझकर अपनी बात करें। क्या हम लिखते पढ़ने वाले लोग, हम पत्रकार लोग ये भूमिका निभा सकते हैं? क्या हम ये संवाद के मंच स्थापित कर सकते हैं, उसके तरीके बना सकते हैं? इतिहास का उत्खनन तो होता रहेगा, जैसा आपने किया, आपने उपन्यास के माध्यम से आपने जो किया है वो तो इतिहास को ही लिखा है। इतिहास की देखने की आपकी एक दृष्टि है, उस समय के घटनाक्रम वो देख शुरू से दिखने लगती है। उन्हीं घटनाओं को दूसरे लोग बिल्कुल दूसरे तरीके से देख रहे हैं, तो उनकी जो दृष्टि है, उन्होंने उससे जो ग्रहण किया है, जो समझा है, वो बिल्कुल उल्टा है। तथ्य वही है, समझ बिल्कुल अलग है। इस समस्या से कैसे निपटें? और वो हमको और आपको कहेंगे कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, हम उनको कहें, हम समझते हैं कि आप देश का नुकसान कर रहे हैं। तो हमने कह दिया, लिख दिया, संतोष कर लिया, लेकिन अंततः बात तो वहीं खड़ी है। तो सतीश भाई, मैं नहीं जानता, परेश जी भी है यहाँ पर, सभी अपने इतने जमीन और विचारशील मित्र हैं, अरुण भी हैं, सभी लोग हैं, मनोज जी, कि हम वो मुहावरा, वो भाषा, वो मंच कहाँ से लाए कि एक दूसरे की बात सुन सके। वो भी जिनके दिमाग जहर से भर दिए गए, बंद और कुंद हो गए, आखिर हैं तो वो भी हमारे ही। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इस देश के सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाए, कहीं बाहर भगा दिया जाए तो देश का भला हो जाएगा, तो भारत महान हो जाएगा। वैसे ही हमारा भी कई बार मन करता है कि यार इन कुंद बंद जहरीले दिमागों को, इन लोगों को हटा दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना तो वो निकाल सकते हैं ना हम निकाल सकते हैं। क्या है? तो इसकी तलाश मेरी भी चल ही रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी समाधान होंगे, किसी 1, 2, 10, 20, 100, 1000 के करने से नहीं होंगे। हर जगह, हर शहर में, हर मोहल्ले में तो शायद संभव ना हो, लेकिन हर मंच, हर क्षेत्र, शहर में संवाद की जरूरत है, इतिहास पर, तथ्यों पर, और तथ्यों को देखने की हमारी निगाह पर। तथ्यों को हम देखें कैसे, इतिहास को देखें कैसे? तो इतिहास को देखें और कैसे हम दूसरों को दिखाएं, ये इतिहासकार का भी काम है, हम लोगों का भी काम है। और सिर्फ हमारे ये मान कर बैठ जाने से, ये जान लेने से कि हम जो कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वो सच्चा है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम सदाशयी हैं, हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, हमें सत्ता में नहीं आना है, हमें ताकत नहीं चाहिए, इसलिए एक नैतिक बल और उसका भरोसा हमें अपने ऊपर है, लेकिन वो हमारे भीतर है, उसको दूसरे भी महसूस करें और हमारी
सदाशयता को, हमारी नेक नीयतों को वो स्वीकार करे और हमें सुने। ये कैसे किया जाए? ये हम सबका काम है। हम सब एक बहुत ही संगीन वक्त के गवाह हैं, बहुत ज़्यादा। और ये टर्निंग पॉइंट अगर 1989 था, तो आज भी हम ऐसे ही एक उससे कहीं ज़्यादा बड़े और गहरे और व्यापक और विशाल विराट ऐतिहासिक मोड़ के कगार पे खड़े हैं। वापस तो हम कभी भी नहीं लौट सकते, ना हम अपने प्यारे सुरक्षित बचपन में लौट सकते हैं, ना अपने पुराने घर के आंगन में लौट सकते हैं। वैसे ही ना तो ये हिंदूवादी वैदिक काल के भारत में लौट सकते हैं, मुगलों से पहले के भारत में लौट सकते हैं, ना हम 2 साल पहले या 1 दिन पहले भी लौट सकते हैं। हमें चिंता करनी है मिलजुल कर आगे की, आने वाले कल की, और उसमें सभी की बराबर की साझेदारी है। सभी उसके हम कह लें कि लाभार्थी होने वाले हैं। जीना कल सबको है, तो क्या हम कल की किसी बात पर, किसी एक कल और उस तक पहुंचने के रास्ते पर थोड़ा सा एक साथ आ सकते हैं? उनको बुलाया, वो गए, वो आरएसएस की शाखा में भी गए, उनके लोगों से संवाद किया। वो लंदन में थे तो सावरकर से खुद मिलने गए। उन्होंने नहीं सुनी, सावरकर तो अपने दूसरे एक अहंकार में थे, बाद में भी भरे रहे उससे, वो अलग बात है। लेकिन गांधी अगर इस देश को और इस देश उस समय के यानी 100 साल पहले के हिंदुस्तानियों को, जब आज जो हमें हासिल है उसमें से लगभग कुछ भी हासिल नहीं था, उनको भी हिला सके, चला सके, अपने पीछे अपने साथ ला सके, तो कुछ तो उनके पास है जिसको हमें सीखना चाहिए। तो वो बिल्कुल निडर होकर अपनी बात करते थे। वो हिंदुओं को भी जब समझते थे वो गलत कर रहे हैं तो वो कहते थे, मुसलमान भी गलत कर रहे हैं तो वो भी कहते थे, लेकिन कुछ इस तरह से कहते थे कि बात लोगों के दिल में जाती थी, लोग उनको सुनते थे। धीमी सी आवाज़ जो बिना माइक के ही ज़्यादातर बोली जाती थी, उसको सुनते थे और कुछ असर होता था। हमें कुछ वैसी आवाज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो सच को सच, बुरे को बुरा कहे, झूठ को झूठ कहे, लेकिन कुछ यूं कहे कि उसे सुना जाए और सभी सुने। मैं समझता हूँ कि मैंने प्रदीप से कहा था कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसका आग्रह है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सुखद मौका था जब वो आया मेरे साथ, और मैं भूल गया था कि 1989 में मैंने उसे भागलपुर भेजा था। मेरे को बिल्कुल स्मरण नहीं था, और आज भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किस पत्रिका में उसकी रिपोर्टें छापी। सत्ता में 2 बातें बंद हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कई सारी पत्रिकाओं को देखने में ये कई दफ़ा आपको कठिनाई होती है कि समय और काल का ख्याल रखो। इस तरह के विषयों पर दिल्ली प्रेस का लिखने का परंपरा बहुत पहले की है। 1989 को एक टर्निंग पॉइंट मानना तो बहुत वो नहीं है। इससे बहुत पहले से इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जिनमें से कुछ के साथ सरिता भी जुड़ी रही है। हमने एक लेख शायद 1953 में गौपूजा पे छापा था, जिससे बहुत विवाद हुआ था। 1957 में राम कंतरगम नाम की एक कविता छापी थी, जिसमें विवाद हुआ था। यही सारे लोग जो 89 में आगे थे, इन्होंने आके दिल्ली प्रेस पे पथराव वगैरह भी किए थे। तो हम तो उस दौर से गुजरे हुए हैं, और 1989 के दंगों में मुझे कोई अद्भुतता नजर नहीं आई वास्तव में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम विवाद क्या, हमारे यहाँ तो हमेशा हिंदू हिंदू विवाद होता रहा है। दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में आमतौर पे हमें जो आलोचना मिलती रही है वो हिंदू हिंदू विवाद पे मिलती रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद पे कम मिली है। हमारा विरोध जो है वो ये है कि आप हिंदुओं के बारे में
वो सच क्यों कह रहे हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। तो साहब हिंदू के बारे में जब हिंदू ही अपना सच छुपाना चाहेगा तो हिंदू मुस्लिम विवाद के बारे में तो छुपाया ही जाएगा। ये तो बात मान के चलिए। रही बात एक विषय की प्रदीप ने इस वास्तविक घटना को उपन्यास का रूप दिया, तो क्या उसने इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है? मैं कहूँगा नहीं। हम तो आज की तारीख में उपन्यास को वास्तव मान रहे हैं। जो पौराणिक घटनाएं हैं, जो पुराण है हमारे, जो वेद पुराण है, उनमें जो घटनाएं हैं उनका हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है किसी के पास। हमने उन घटनाओं को आज अपना इतिहास मान लिया है। तो साहब जो इतिहास है अगर उसको उपन्यास के रूप में दिया गया तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि अच्छी है। ये बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख में तो राम थे या नहीं थे, ना होते हुए भी हमने उनका जन्म भी कर दिया, उनके जन्म स्थान पे मंदिर भी बना दिया है। अभी तक तो ये हमारे पास कोई प्रमाण हो कि वो थे कहाँ, कहाँ उनका किला था, कहाँ उनकी वो थी, कहाँ लड़ाई हुई, कहाँ इंद्रप्रस्थ था, कहाँ हस्तिनापुर था, इसके कोई वो नहीं है। कोई प्रमाण उस पौराणिक संदर्भों से नहीं मिलती। आप किसी भी जगह का नाम कुरुक्षेत्र रख दो, किसी की जगह का नाम हस्तिनापुर रख दो, ये तो आपकी मर्जी है। नाम तो कहीं भी हो जाते हैं। दूसरे देशों में भी लोगों ने गंगा का नाम रख दिया जो भारत से लोग गए। तो ये विधा को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है और इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि लोग पढ़ेंगे और उनको ये समझ आएगा कि 1989 में हिंदू मुस्लिम विवाद को लेके क्या क्या हुआ, कैसे झगड़े हुए, कैसे दंगे हुए। लेकिन ये भी भूलना चाहिए कि इन चीज़ों से सबक अगली पीढ़ियों को लेना चाहिए कि ये दंगे कभी भी किसी भी वर्ग में हो सकते हैं। यहाँ ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि जो दंगा है ये हिंदू मुस्लिम है। ये हमारे यहाँ लगातार हिंदू हिंदू के बीच में होता रहा है। तो हिंदू मुस्लिम तो एक उसका एक हिस्सा है। दंगे तो बहुत होते रहे जिनके बारे में वो बात नहीं करते। क्या इस डेमोक्रेसी को बुलाने जा रहे हैं जो पिछले 300-400 साल में पश्चिमी देशों में आई कि राजा और धर्म अलग अलग हो। आज हम फिर धर्म और राजा को एक साथ ले आए हैं और जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ तो उदाहरण हमारे सामने है। अफगानिस्तान है, 99% वहाँ पे मुसलमान है, कोई भेद नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। और आप देख लीजिए कि वो देश कहाँ है, उस देश की जनता कहाँ है। हमें तो दूर जाने की जरूरत है क्या? हम तो उसको अपना हिस्सा मानते हैं। जो लोग अखंड भारत का नाम लेते हैं उनके लिए तो अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है। वहाँ क्या हो रहा है? पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वो इस्लाम के नाम पे उसका क्या हुआ। तो अब जो हम जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जिसके अंदर और कोई नहीं होगा, उसके क्या हाल होगा, इसके दो बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे ही हिस्से में, ये हमारे लिए बहुत दूर नहीं है, हमारा इनसे हमेशा संपर्क रहा है। तो प्रदीप ने एक उपन्यास लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इसको उपन्यास की ही शक्ल में देखा जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि ऐसे पात्रों की मानसिकता को भी दिखाया जा सकता है जिनके बारे में पत्रकार को पता नहीं होता। एक घर के अंदर एक पति पत्नी, एक बेटी, एक युवती, एक बच्चा क्या सोच रहा है, ये पत्रकार कभी भी ऑन द स्पॉट जाके नहीं बता सकता। ये आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है बाहर खड़े होकर, घर के बाहर, और उसका अंदाजे को आप लिखने का जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है वो उपन्यास है। मैं प्रदीप को इस उपन्यास को लिखने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ 1989 द टर्निंग पॉइंट बुक के लेखक प्रदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बुक का लॉन्च हुआ। बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे जो साहित्य से या पत्रकारिता से संबंध रखते थे। बहुत सी अच्छी सारी बातें बताई कि क्या देश के हालात चल रहे हैं। आपके मन में जो पॉइंट आया? मेरे मन में कोई नहीं, मैंने जो 89 में देखा था, जैसे देखा था, और मुझे लगता है वहीं से चीज़ें चेंज हुई हैं राजनीति में, धर्म में, समाज में। उसी पे मैंने वो किताब लिखी है
उन घटनाओं का वर्णन किया और साथ में कंक्लूजन निकाला है कि कैसे चीज़ें जो है किस दिशा में जा रही हैं। और आज हम जो खड़े हैं वो जो है उसमें 89 में जो कुछ हुआ उसका असर है। उसका असर है, पक्का असर। और बीच बीच में बहुत से उथल पुथल भी हुए हैं। हाँ। लेकिन आज आप पत्रकार हैं, आज का क्या सिचुएशन है? क्या आज जो स्थिति है क्या सेम वैसी है या कुछ चेंजिंग हुआ है? नहीं, आज की स्थिति अलग है। आज की स्थिति एकदम अलग है, 89 से एकदम अलग है। 89 में स्थिति अलग थी, इस समय स्थिति अलग है। दोनों में बहुत चीज़ें अंतर है। 89 में आप इस तरह का लेके हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते थे, टीवी नहीं थी। मतलब आज जो है पत्रकारिता स्वतंत्र है। ये कैसे, ही तो आप जानते हो स्वतंत्र है कि नहीं, ये तो दुनिया जानती है, सब जानते तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू बुक इस तरह से रिलीज Thank की you, आम thank you. जनता के लिए, उन घटनाओं को लेकर। थैंक यू सर।